गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक और सकुशल हैं। बेटा दिया गया कार्य समयानुसार कर रहे हैं और अपना विशेष ध्यान रख रहे हैं। बेटे हम पार्ट 3 तारों की दुनिया आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इस पाठ को हमें पढ़ाने का उद्देश्य क्या है एक बार से वो जान लेते हैं हम। ठीक है, तो इसका उद्देश्य हमें सूर्य, चंद्रमा, तारों और ग्रहों आदि के बारे में विज्ञान से संबंधित जानकारियाँ हमें देना। ठीक है, विज्ञान और हमारे जो पौराणिक मान्यताएं हैं उस दृष्टिकोण के बीच में कितनी समानता है और कितना अंतर है ये हमें समझाना है। ठीक है, और धर्मशास्त्र और आधुनिक विज्ञान के अनुसार ध्रुवतारे की जो स्थिरता है उसका मुख्य कारण क्या है ये सब हमें बताना है। तो बेटा हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। खुले आकाश में सूर्यास्त के बाद हमारे तारे दिखाई देने लग जाते हैं। आपको तो पता ही, जैसे सूर्यास्त होता है तो हमें क्या दिखाई देता है, जैसे सूर्य छिपने लग जाता है तो आकाश में हमें धीरे धीरे तारे दिखाई देने लग जाते हैं। सूर्य की स्थितिज के नीचे जाने पर कुछ समय तक आकाश पर हल्का सा प्रकाश छाया रहता है। अब स्थितिज क्या होता है बेटा, जब धरती पर आसमान जैसे मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। जब सूर्य नीचे की तरफ जा रहा होता है तब उस समय ऐसे लगते हैं जैसे आसमान और धरती बिल्कुल मिल गई है, तो उसमें थोड़ा सी रोशनी रह जाती है। उस समय पे जब वह प्रकाश भी गायब हो जाता है, लुप्त होने लगता है, तब क्रमशः तारे आकाश के पर्दे पर दिखाई देने लगते। क्रमशः मतलब बेटा धीरे धीरे तारे ऐसे लगते हैं जैसे आकाश एक बादल पर्दे की तरह है और उसके ऊपर वो तारे चिपके हुए ऐसे लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। वे कहाँ से आते हैं? तारे किसी एक जगह से नहीं आते और न ही वे एकाएक अचानक आकाश में प्रकट होते। एकाएक मतलब बेटे अचानक से आकाश में सामने प्रकट नहीं होते, बल्कि वो पहले से ही वहाँ पर मौजूद होते हैं। जैसे क्योंकि सूर्य की रोशनी जब उस पर गिरती है, चारों ओर प्रकाश फैल जाता है, तो वो जो हमारे तारे होते हैं बेटे वो दिखाई देना बंद हो जाते हैं, लेकिन रहते वो वहीं पर हैं। वे अंतरिक्ष में मौजूद रहते हैं, पर सूर्य की चमक धमक के आगे जो उनकी चमक होती है वो फीकी पड़ जाती है। मतलब सूर्य की रोशनी के कारण उनकी जो रोशनी है वो कम दिखाई देती है और वो दिन में दिखाई नहीं देते। इतना नहीं, चंद्रमा के धीरे प्रकाश में भी कई तारे लुप्त हो जाते हैं। लुप्त मतलब गायब हो जाते हैं। ये नहीं कि सूर्य की रोशनी में, बल्कि चंद्रमा की रोशनी में भी कई तारे दिखाई नहीं देते। तारे बहुत प्रकाशवान होते हैं। प्रकाशवान मतलब बेटे रोशनी वाले होते हैं। सूर्य भी एक तारा ही है, केवल निकट होने के कारण, मतलब पास होने के कारण वह बहुत ही तेजस्वी लगता है, बहुत अधिक चमकीला दिखाई देता है। जैसे 100 वाट पावर के बल्ब को 1 फुट की दूरी से देखने पर अगर हम दुस्साहस मतलब हिम्मत करेंगे तो हमारी आंखें क्या है, चमक खा जाएंगी, हमारी आंखें खुलेंगी नहीं। किंतु वह बल्ब अगर 100 मीटर की दूरी पर हम लगा देते हैं तो उसमें से प्रकाश जो होता है वो देखने पर वो कितना तेज़ लगेगा ये आप खुद ही पता चल जाता है आपको, जब अगर आप ऐसा करके देखते हो। तो इसमें ऐसा होता है कि जो उसकी रोशनी होती है वो कम हो जाती है और आप उसको देख भी पाते हो। इसी प्रकार से आकाश में दिखाई देने वाले तारों में कई तारे सूर्य जो है हमारा उससे भी कई गुना ज़्यादा अधिक रोशनी वाले हैं, लेकिन बहुत दूर होने के कारण से वे धीमे लगते हैं। मंद मतलब धीमे लगते हैं। और चंद्रमा का प्रकाश भी खुद उसका अपना नहीं होता है, बल्कि सूर्य पर बिखरा प्रकाश है, मतलब गिरा हुआ, बिखेरा हुआ, फैलाया हुआ प्रकाश है। सूर्य से ग्रहण किया प्रकाश है, ग्रहण किया मतलब लिया हुआ रोशनी है। प्राचीन काल से ही तारों का अध्ययन, जो पुराने समय है उसी से ही जो तारों का अध्ययन कर रहे हैं, जो उसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं, उन्होंने कुछ ज़रूरी बातें देखी हैं। उन्होंने देखा कि अधिकतर तारे, जो अधिकांश है, बहुत सारे तारे सूर्य की तरह पूर्व से ही उदय होते हैं और पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। पर एक तारा अस्त ऐसा होता है जो कक्षा में, मतलब जो उसको स्थान दिया गया है उसी के स्थान में वो घूमने की बजाय वहाँ पर बिल्कुल स्थिर रहता है, मतलब एक ही जगह पर टिका रहता है। वही है ध्रुव तारा, जिसको हमारी पौराणिक कथाओं में बहुत ही महत्व दिया गया है। अब इसके ऊपर पीछे भी एक कहानी छिपी हुई है बेटा। वो कहानी क्या है देखो। राजा उत्तनपाद की 2 रानियाँ थी, ठीक है। एक सुनीति थी, एक सुरुचि थी। उसमें से सुरुचि जो थी वो राजा को अधिक प्रिय लगती थी, मतलब अधिक अच्छी लगती थी। एक दिन क्या होता है, जो सुरुचि है उसका पुत्र उत्तम है, वो अपने पिता की गोद में बैठा हुआ होता है, ठीक है। तो उसे उसकी गोद में बैठा हुआ देखकर जो सुनीति है उसका बेटा है ध्रुव, तो वह भी वहाँ बैठना चाहता है। परंतु क्या करती है सुरुचि,
उसे वहाँ से ज़बरदस्ती मतलब ज़ोर से वहाँ पर उसे उठा देती है, वो उसे वहाँ पर बैठने नहीं देती। इस घटना से दुखी होकर, शुभ मतलब दुखी होकर बालक ध्रुव ने भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी तपस्या की थी। और आखिर जब भगवान हैं वो उनसे खुश हो जाते हैं और बोलते हैं बेटा वर मांगो। तो ध्रुव ने ऐसे स्थान की मांग की जहाँ से उसे हटाया ना जा सके। तो इसे वह ध्रुव आकाश में आज भी अटल मालूम होता है। अटल का मतलब क्या होता है बेटे? जिसे हटाया ना जा सके। ठीक है, तो इसी कारण से कहते हैं कि उसके पीछे ये कहानी है कि जब से ही वह ध्रुव वहाँ पर अपनी ही जगह पर अटका हुआ है, वहाँ से कहीं भी हिलता डुलता नहीं है। अब किसी खास प्राकृतिक घटना को जिस कारण विज्ञान द्वारा नहीं मिलता, जिसका कारण कोई भी विषय कारण नहीं मिल पाता है, तो ऐसी घटनाओं को हम किसके द्वारा? लोक कथाओं, लोगों द्वारा कही हुई कहानियों के द्वारा ही उनको ऐसे ही लिख देते हैं। लेकिन जैसे जैसे ही विज्ञान उन्नति कर रहा है, तारे कारण करता जा रहा है, कारण मीमांसा भी आगे चलकर हो ही जाती है। कारण मीमांसा बेटा ये एक हमारे प्रसिद्ध प्रख्यात हमारे ज्योतिष विद्या के अंदर आते हैं, ज्योतिष में उनके एस्ट्रोनॉट के अंदर आते हैं। तो ये उसके अनुसार हो जाती है और फिर लोक कथा केवल एक मनोरंजनकारी के रूप में ही रह जाती है। मतलब जो ये कारण मीमांसा है, ये लोगों के द्वारा बताई हुई कथाओं को झूठा साबित करने का काम करती है। 2000 साल पहले की बात है। एक यूनानी निरीक्षक होता है। निरीक्षक कौन होता है बेटे? जो किसी चीज़ के बारे में खोजबीन जांच पड़ताल करने वाला होता है। उसका एक विचार था कि पृथ्वी के चारों ओर जो ब्रह्मांड है वो एक गेंद के रूप में फैला हुआ है और यह गेंद एक धुरी पर घूमती है। धुरी मतलब जो उसकी धुमी सीमा अंदर होती है उसी के अंदर। इस धारणा के अनुसार तारे इस गेंद पर ऐसे चिपके हुए प्रकाश स्रोत हैं जो गेंद के साथ साथ घूमते हैं। प्रकाश स्रोत का मतलब प्रकाश देने वाले। ठीक है, तो ये ऐसे लगते हैं कि ये गेंद के चारों ओर घूमते हैं। तो ध्रुव तारा गेंद की धुरी पर होने के कारण नहीं घूमता, मतलब जो गेंद की धुरी है उसके ऊपर आने के कारण से यह घूमता हुआ दिखाई नहीं देता। एक गेंद को किसी भी व्यास के चारों ओर घुमा कर देखेंगे तो गेंद की सतह पर 2 बिंदु ऐसे मिलते हैं जो सदा स्थिर रहते हैं। 5वीं सदी में जन्मे भारतीय ज्योतिर्विद, ठीक है, तो आर्यभट्ट हमारे सबसे पहले ज्योतिर्विद रहे थे। इन्होंने इस धारणा का खंडन किया, मतलब पूरी जो ऐसे उन्होंने इसको मानने से मना कर दिया। उसने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में उन्होंने एक दलील की, एक बात प्रस्तुत कर दी। जिस प्रकार नदी के तट पर स्थिर वस्तुओं नाव में बैठा व्यक्ति उल्टी सीधी दिशा में जाते देखता है, उसी प्रकार स्थिर तारे पृथ्वी से देखने पर पश्चिम दिशा में जाते दिखाई देते हैं। इसलिए आर्यभट्ट ने यह दावा सही किया कि ब्रह्मांड के जो तारे हैं वो टिके हुए हैं, स्थिर हैं और हमारी पृथ्वी ही अपनी दक्षिण उत्तर ध्रुवी पर घूमती है। अब घूमती हुई पृथ्वी से देखने पर भी तारे कैसे हैं? घूमते हुए नजर आते हैं। इसलिए तत्कालीन का मतलब बेटा उस समय का, ठीक है, उस काल का, उस समय का। एवं आर्यभट्ट के बाद के जो विद्वान ने सही दलील का समर्थन नहीं किया, मतलब जो उसके बाद जो विद्वान आए उन्होंने, और उस समय पर जो और भी अनेक साइंटिस्ट होते थे, एस्ट्रोनॉट होते थे, उन्होंने भी उनके इस विचार का कोई समर्थन साथ नहीं दिया। और दुर्भाग्य से, ये हमारा बुरा दुर्भाग्य है कि इस विचारधारा को 10 शताब्दियों तक अपेक्षित रहना पड़ा, मतलब तिरस्कार उसका कर दिया गया। उसे हमेशा इस कार्य में उदासीनता ही हासिल हुई। तो 16वीं सदी में कोपरनिकस के विचारों का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ने लग जाता है, वैसे वैसे स्थिर पृथ्वी की कल्पना है वो दोलायमान होती चली जाती है। दोलाय मतलब हिलना, ठीक है, दोलायमान क्या होती है? हिलती हुई होती चली जाती है। आज हम ये जानते हैं कि पृथ्वी एक लट्टू की तरह अपनी धुरी पर चारों ओर घूमती है और यह धुरी उत्तर दिशा में ध्रुव तारे की ओर है। ठीक है, हमारा ये मानना है। हाँ, इस लट्टू के उदाहरण में एक और तथ्य भी छिपा है। इसके पीछे एक और भी कारण छिपा हुआ है। जब तुम एक लट्टू को घुमाते हो तो क्या उसकी धुरी स्थिर रहती है? मतलब जब आप उसको घुमा रहे होते हो, आप लट्टू को घुमा रहे होते हो, क्या उसकी धुरी जो होती है, जो वो परिक्रमा कर रहा था, क्या वो एक समान स्थिर रहती है? नहीं, वह भी धीरे धीरे शंकु बनाते हुए घुमा करती है। इस तरह से पृथ्वी की धुरी भी अंतरिक्ष में स्थिर नहीं है, वह भी धीरे धीरे घूमती हुई
लगभग 20,000 वर्षों में एक चक्कर पूरा करती है। इसका मतलब यह हुआ कि सर्वदा यह धुरी ध्रुव तारे की ओर नहीं रहती। मतलब इसका यही हुआ कि हमेशा यह धुरी ध्रुव तारे की ओर में नहीं रहती है। तो बेटा ठीक है, आप सभी इसके कठिन शब्दों को देखते चले जाएंगे जिनको अंडरलाइन कर दिया गया है। आप इनको अच्छे से पढ़ोगे। इस लेसन को बार बार 2-3 बार ज़रूर पढ़ना है। उसके पश्चात बेटे आप सभी को क्या करना है, जो भी क्वेश्चन भेजे जाएंगे आप उनको अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे भी और इसको याद भी करोगे। ओके बेटे।